जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्च का करंट अफेयर्स जो है उसका पार्ट 1 हम लोग देखने जा रहे हैं। लगभग 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखेंगे, और जब पार्ट 2 आएगा उसमें हम और 20 से 25 क्वेश्चंस को और इंक्लूड करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे जैसे हम पीछे अब महीनों की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन से ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका चांस एग्जामिनेशन में आने का, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद जब हम थीम वाइज करेंगे सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करके, तो उसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश जो दूसरा एडिशन हुआ है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ट्राइलेट का, उसमें शामिल नहीं हुआ है? यानी निम्नलिखित में से किस देश ने त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेट 24 के दूसरे संस्करण में भाग नहीं लिया? तो ट्राइलेट 3 देशों के बीच में एक युद्धाभ्यास हुआ है हाल फिलहाल में, मार्च महीने में, और उसमें कौन से 3 देश शामिल हैं और एक देश उसमें शामिल नहीं है। वही सवाल है कि आपको बताना है कौन सा देश इन दिए गए ऑप्शंस में शामिल नहीं है। भारत, तंजानिया, मोज़ाम्बिक या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका ट्राइलेटरल, ये जो त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है ट्राइलेट 2024, इसमें शामिल नहीं है। इसमें भारत, तंजानिया और मोज़ाम्बिक, यही 3 देश शामिल हैं। तो ये दूसरा संस्करण था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये पहला संस्करण नहीं था और ये 28 मार्च 2024 को हुआ था। कहाँ पे? मोज़ाम्बिक के नकाला में। तो अगर ये भारत में हुआ होता तो आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए था, कौन से राज्य के समुद्र तट पे या कहाँ पर हुआ है। लेकिन चूंकि ये मोज़ाम्बिक में हुआ है तो उससे कोई इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि कौन से ये 3 देश हैं और ये दूसरा संस्करण है, न कि पहला एडिशन या पहला संस्करण है। अगला सवाल है, 14 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक रिजोल्यूशन, यानी कि एक प्रस्ताव पारित किया था। उसमें कौन से दिन को ये डिक्लेयर किया था, ये घोषित किया था कि वो अब से इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में हर साल मनाया जाएगा? यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था 2022 में? 9 मार्च, 15 मार्च को, 22 मार्च या 30 मार्च को? तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मार्च। यानी हर साल 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। और थीम जो है वो आपको हर इम्पॉर्टेंट दिन का पता होना चाहिए। तो इसका थीम है जीरो वेस्ट फॉर ए हेल्दी प्लेनेट, यानी कि स्वस्थ ग्रह के लिए शून्य अपशिष्ट। अगला सवाल है, दुनिया का पहला ऐसा कहाँ पे मंदिर खोला गया है, उसको स्थापित किया गया है, जो ओम के आकार में, पवित्र ओम के आकार में बना हुआ है? तो पवित्र हिंदू प्रतीक ओम के आकार में डिज़ाइन किया गया दुनिया का पहला मंदिर किस राज्य में खोला गया है, ये आपको बताना है। कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पर जो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें आपको बताना है कि दुनिया का पहला ऐसा कौन सा मंदिर है, कहाँ खोला गया है, ठीक है, जो कि ओम के आकार का है। तो ये जो मंदिर का उद्घाटन किया गया है, इसे खोला गया है, ये है आपका सी, राजस्थान में। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आप फिगर में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओम के आकार में आपको डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए ये लगभग इस तरीके का आपको मंदिर देखने को मिल रहा है। तो ये ओम के पवित्र आकार का ये मंदिर बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये राजस्थान में है, लगभग 250 एकड़ में इसे बनाया गया है और राजस्थान के जदान में ये आपको देखने को मिलेगा ओम आकार का मंदिर। अगला सवाल है, देखिए नॉन फिक्शन के उद्घाटन महिला पुरस्कार में, मतलब ये नॉन फिक्शन के लिए महिलाओं को दिया जाने वाला पहला इस तरह का पुरस्कार था। इसमें कुल 6 किताबों को नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था कि इन्हीं में से किसी को अवार्ड देना है। उसमें एक भारतीय ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, इंडियन ब्रिटिश जर्नलिस्ट, भारतीय ब्रिटिश पत्रकार, उनकी पुस्तक थी कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी शामिल किया गया था। तो आपको ये बताना है कि इनका नाम क्या है। मधुमिता मुर्गिया, किरण देसाई, अनुजा चौहान या शशि देशपांडे? तो इनका नाम है मधुमिता मुर्गिया। देखिए इनकी जो किताब थी वो जीत तो नहीं पाई इस अवार्ड को। इस अवार्ड का जो रिज़ल्ट आया वो 4-5 महीनों के बाद आया, लेकिन इसमें इनका
किताब जो है वो नामित हुआ था। तो हो सकता है कि अगर इस तरह से भी सवाल पूछ दिया जाए तो आपको उसमें गड़बड़ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा बस, केवल हो सकता है पूछ दे। बस ये समझ लीजिए कि इनकी किताब जो है वो जीत नहीं पाई थी, लेकिन हाँ नामित हुई थी। उन 6 किताबों में उसे शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से किसी एक किताब को विजेता घोषित करना था। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रॉम विच कंट्री रूमी अलाख्तनी विल बी द फर्स्ट पार्टिसिपेंट इन द मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन, यानी किस देश से रूमी अल काहतानी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली प्रतिभागी होंगी उस देश से, यानी उस देश से मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में भाग लेने वाली ये पहली महिला हैं, जिनका नाम है रूमी अल काहतानी। अब आपको बताना है कि कौन से खाड़ी देश या गल्फ कंट्री की ये मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भाग लेने वाली महिला हैं। संयुक्त अरब अमीरात से हैं, सऊदी अरब से हैं, मिस्र से हैं या फिर ओमान से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये सऊदी अरेबिया से हैं जो कि इस मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भाग लेंगी। अब इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मिस यूनिवर्स का जो ये कंपटीशन है ये कहाँ पर होगा, तो ये मेक्सिको में होगा। और मेक्सिको की राजधानी क्या है, मेक्सिको सिटी। उसी मेक्सिको सिटी में ये नवंबर में 16 नवंबर को ये कंपटीशन होगा। तो हो सकता है ये स्थल भी पूछ लिया जाए कि कहाँ पर होगा। तो 2 स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, पहला इनके नाम दे के ये पूछ दिया जाए कौन से देश की हैं ये, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स कंपटीशन कौन सा होगा। तो ये 73वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन है जो कि मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में होगा 16 नवंबर 2024 को। 8 सालों के सोशलिस्ट रूल के बाद, यानी कि समाजवादी शासन के बाद, लुई मोंटेनेग्रो नए प्रधानमंत्री कौन से देश के बने हैं ये आपको बताना है। स्पेन के, पुर्तगाल के, ऑस्ट्रिया के या फिर बेल्जियम के। तो लुई मोंटेनेग्रो नए प्रधानमंत्री बने हैं पोर्तुगल के, यानी कि पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। अब आपको देखिए मैप का जो हम लोगों ने एक बार पढ़ाई किया था, तो ये मान लीजिए कि लगभग ये छोर है यहाँ पर। तो ये जो हिस्सा आप देखते हैं इसमें अलग से, ये होता है पुर्तगाल का देश का हिस्सा, ये पुर्तगाल है। और बाकी जो हिस्सा है ये स्पेन है। यहाँ आप देखेंगे स्पेन और ये फ्रांस के बीच में एक पहाड़ की श्रृंखला आपको नज़र आएगी, जैसे मान लीजिए लगभग इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेन और ये फ्रांस के बीच में एक पहाड़ों की श्रृंखला है। इसको हम पायरेनीस माउंटेन रेंज कहते हैं, पायरेनीस पहाड़ों की श्रृंखला। इसी में एक छोटा सा देश है अंडोरा, जो कि 6वां सबसे छोटा देश है यूरोप का, न कि सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी है, जो रोम इटली की राजधानी में चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये जो पुर्तगाल और स्पेन जिस प्रायद्वीप यानी कि आपको पेनिनसुला पे देखने को मिलते हैं, उसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला। और स्पेन के ऊपर ये जो आपको खाड़ी देखने को मिलता है, जो कि दो तरफ से फ्रांस, एक तरफ से फ्रांस और एक तरफ से स्पेन और पुर्तगाल से घिरा हुआ है। तो दो तरफ से स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल से घिरा हुआ है। इसका नाम है बे ऑफ बिस्के, यानी बिस्के की खाड़ी। और नीचे स्पेन और ये अफ्रीका अलग होते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। जलडमरू मध्य से अलग होते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट है ये। और जिब्राल्टर जो है वो यूनाइटेड किंगडम यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी है। ओवरसीज टेरिटरी का मतलब है कि कहीं दूर अपने देश से जाकर हमारा वहाँ पर अधिकार है, तो वो यूके का है, जिब्राल्टर नाम है। तो इसीलिए वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जलडमरू मध्य जो है वो स्ट्रेट उसी के नाम पे जिब्राल्टर के रख दिया गया है, जो कि यहाँ पर मोरक्को जो अफ्रीका में है और यूरोप में स्पेन इनको अलग करता है। अगला सवाल देखते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, तो इनका काम ये रहता है कि जितने भी एस्टेरॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उनको नाम ये देते हैं। यही एक अथॉरिटी है पूरी दुनिया में जो नाम वगैरह देती है नए तारों का, नए सूरज का, ये सब जितने भी ग्रह मिलते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड मिलते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी एक क्षुद्र ग्रह का नाम, यानी एक एस्टेरॉयड का नाम एक भारतीय साइंटिस्ट के ऊपर रखा है। आपको ये बताना है कि वो साइंटिस्ट कौन से हैं जिनके नाम पर एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। इन साइंटिस्ट का नाम है उपेंद्र भल्ला, पार्थ प्रतिम मजुमदार, विश्वनाथ मोहन जी या फिर जयंत मूर्ति। तो जिनको आप ये फिगर में भी देख पा रहे हैं, इनका नाम है जयंत मूर्ति जी, और जयंत मूर्ति जी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है।
पहले इस एस्टेरॉयड का नाम था 2005 EX296 और अब इसका नाम बदलकर 215884 जयंत मूर्ति के नाम से रख दिया गया है। तो अगर नाम आपको नहीं भी याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये इनका नाम है जयंत मूर्ति। अभी हाल ही में कहाँ पर एक क्रस्टेशियन का एक स्पीसीज मिला है। क्रस्टेशियन समझ लीजिए कि केकड़ा की फैमिली के होते हैं ये, जो कि ये मछली खाता है, छोटी छोटी मछलियों पे और मछलियों को खाने वाला क्रस्टेशियन है। इसकी एक नई प्रजाति मिली है कि कौन से शहर या कौन से जगह के तट के किनारे, जहाँ पर उसका नाम इसरो के ऊपर रखा गया है। यानी उसका जो नाम रखा गया है नई स्पीसीज़ का, नई प्रजाति का, उसमें इसरो का नाम आएगा, इसरो के नाम पर उसका नाम रखा गया है। यानी गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक प्रजाति जो एक छोटा क्रस्टेशियन है जो मछली को खाता है, वो कहाँ पर पाई गई जिसका नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? मुंबई, कोल्लम, ओंगोल या फिर चेन्नई। तो ये मिला है कोल्लम केरला के किनारे, इसको ध्यान रखिएगा। तो रिसर्चर्स ने एक बड़ी ही शानदार एक रोमांचक खोज की है। कहाँ पर की है? केरल के कोल्लम तट पर की है। तो कोल्लम ये जगह आपको याद रखना है। और ये जो नई प्रजाति है आइसोपॉड की, इसका नाम रखा गया है ब्रूसेथोआ इसरो। क्या नाम है? ब्रूस्थोआ इसरो। और आपको ये याद रखना है कि ये पहली प्रजाति नहीं है ब्रूस्थोआ जीनस में जो भारत में इसकी खोज की गई है, यानी भारत में जिसकी डिस्कवरी की गई है, ये दूसरी प्रजाति है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ब्रूस्थोआ इसरो भारत में खोजी जाने वाली ब्रूस्थोआ जीनस की दूसरी प्रजाति है, न कि पहली प्रजाति है। बस इतना भी अगर आप पॉइंट याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल है कि हर साल वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? 10 मार्च को मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं, 23 मार्च को मनाते हैं या फिर 29 मार्च को हम मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 23 मार्च को हम लोग वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे मनाते हैं, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हम मनाते हैं। अब देखिए, थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्रवाई की अग्रिम पंक्ति में। तो हमें जलवायु परिवर्तन से साथ जो लड़ाई करनी है उसमें पीछे नहीं खड़े होकर लड़ना है, बल्कि आगे अग्रिम पंक्ति में बढ़ के लड़ना है। इसीलिए इसका नाम भी आप देखेंगे थीम का थोड़ा उसी के आसपास विषय को रखा गया है। और ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो सतत विकास लक्ष्य 13 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, उसी के मद्देनज़र इस थीम या विषय को रखा गया है, जो क्या कहता है? जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन सा? जो गोल नंबर 13 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 है, जिसे हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य 13, वो इसी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमें तैयार रहने को हमेशा बोलता है। हमें कहता है आप जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए, उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? यानी कि जो पीएम मोदी हैं उनको किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो दिया है? आपको ये बताना है। दक्षिण कोरिया ने दिया है, वियतनाम ने दिया है, भूटान ने दिया है या फिर ये अवार्ड थाईलैंड ने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भूटान। भूटान ने अपने देश का अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ड्रग गायल्पो, दिया है। और इस अवार्ड को पाने वाले वो पहले नॉन भूटानीस हैं, यानी भूटान के बाहर का कोई व्यक्ति जिसे भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, वो पीएम मोदी ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो प्राप्त करने वाले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दिया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, What was the name of the operation under which Indians were evacuated from Haiti to Dominican Republic? यानी उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन जो गणराज्य है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, वहाँ बचाकर ले जाया गया था। अब देखिए, इसमें हम एक बार बात करेंगे। आप देखिए, एक बड़ा सा द्वीप है, आइलैंड है, जिसके बाईं तरफ हैती है और दूसरी तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिस्पैनियालो।
हिस्पेनियोला, ठीक है। यानी हिस्पेनियोला एक द्वीप है जिसके बाईं तरफ पश्चिम में हैती देश है और डोमिनिकन रिपब्लिक यानी कि डोमिनिकन गणराज्य दाईं तरफ मौजूद है। और हैती में गैंग है, गैंग वॉर होता रहता है। जब शहरों पे गैंग का हथियारबंद जो गैंग है उनका जब राज चलना शुरू हो गया, उन्हीं का रूल था, जैसे ही स्थापित होने लगा तो वहाँ पर जितने भारतीय फंसे थे उनको वहाँ से हटा के डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया गया। तो ये जो ऑपरेशन था जिसके तहत ये किया गया उसका नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। आपको ये ध्यान रखना है, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। और इसी के तहत जो हमारे फंसे हुए भारतीय थे उनको हैती से हटाकर डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया गया। और डोमिनिकन रिपब्लिक यानी डोमिनिकन गणराज्य और हैती ये दोनों ही देश जिस आइलैंड या द्वीप पर स्थित है उसका नाम है हिस्पेनियोला। क्या नाम है? हिस्पेनियोला, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, मार्च में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला 2+2 डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड किया था? यानी मार्च में भारत ने किस राष्ट्र के साथ अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की? देखिए, जब भी 2+2 डायलॉग होता है, 2+2 वार्ता होती है तो उसमें 2 लोग होते हैं। 2+2 का मतलब हमारी तरफ से 2 लोग होंगे। 2 लोग कौन से होंगे? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। और 2 उधर से होंगे, रक्षा मंत्री और उनके विदेश मंत्री। तो यही 2+2 डायलॉग है, 2+2 वार्ता कहलाता है। तो भारत ने मार्च में ब्राज़ील के साथ अपनी पहली 2+2 वार्ता की, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि भारत और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके साथ 2+2 डायलॉग यानी कि 2+2 जो वार्ता है वो पहले से स्थापित कर चुका है या भारत उनके साथ बातचीत करता रहता है, उसमें 4 देश हैं। यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और रशिया है। इन 4 देशों के साथ हमारा 2+2 वार्ता चलता रहता है। और 5वां देश अगर आप समझेंगे तो वो ब्राज़ील हो जाएगा, जो कि पहला देश बना है भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला मार्च में। हर साल वर्ल्ड वाटर डे यानी कि विश्व जल दिवस हम किस तारीख को मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मार्च। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको थीम पता होना चाहिए। थीम है वाटर फॉर पीस यानी कि शांति के लिए जल। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? यानी प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है? इसको कई जगह आप देखेंगे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे यानी कि विश्व वानिकी दिवस के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। तो आपको यही बताना है कि हम कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। और इसका भी थीम आपको पता होना चाहिए, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, ये आपको स्पेलिंग इनका जो लगेगा वॉगन, ये वॉगन नहीं है, ये वॉन है। तो वॉन गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले ब्लैक लीडर बन पाए हैं? आपको ये बताना है। यानी कि वॉन गेथिंग किस यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने? आयरलैंड, वेल्स, स्वीडन या फिर बेल्जियम? तो ये बने हैं वेल्स के ये फर्स्ट मिनिस्टर थे। 4 महीने लगभग रहने के बाद सितंबर के आसपास में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपने पोस्ट से। लेकिन चूंकि ये उस समय पहले ऐसे अश्वेत नेता थे जो किसी यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता बने थे, पहले व्यक्ति थे उस तरह के, तो उस हिसाब से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछ देता है तो ध्यान रखिएगा इनका चेहरा है और इनका नाम वेन वॉन गेथिंग इनका नाम है। और इमेज से आप इनको याद रख सकते हैं, इसलिए इमेज थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। अगर बात करें वेल्स की तो लगभग मान लीजिए इस तरीके से अगर दिखने वाला कुछ यूके है, तो याद रखिएगा इधर तो इंग्लैंड होता है आपका, इधर आपका वेल्स होता है और ऊपर स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? यूके, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। नहीं, रुकिए, देखिए ये है, मान लीजिए इस तरीके से। तो ये आपका हो गया इंग्लैंड, ये हो गया वेल्स और इधर हिस्सा हो गया आपका स्कॉटलैंड का। ठीक है, स्कॉटलैंड का। तो ये मान लीजिए स्कॉटलैंड हो गया, ये वेल्स हो गया, ये इंग्लैंड हो गया। ये तीनों देश जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का हिस्सा हो गया वेल्स। और एक बगल में आप बाईं तरफ देखेंगे आयरलैंड है। तो जो उत्तरी आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, जब ये ब्रिटेन के साथ मिलता है तब हम इसे मिलाकर कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके। और जो बाकी का आयरलैंड का हिस्सा है ये अपना अलग देश है। इसकी अलग क्रिकेट टीम भी आपको देखने को मिलेगी, अलग वार्ता मिलेगी, सब कुछ अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो ये वेल्स जो था वो ब्रिटेन का हिस्सा है।
और वैन जो ये वॉन गेथिंग है, ये पहले इकोनॉमिक मिनिस्टर रह चुके थे वेल्स के, और उसके बाद वेल्स लेबर पार्टी के नए लीडर या नए नेता के रूप में इन्हें चुना गया। भारत का पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है, जो कि अक्टूबर महीने से अपनी प्रोडक्शन शुरुआत कर देगी। यानी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री अक्टूबर 2024 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू एंड कश्मीर में ये भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। इसको ध्यान रखिएगा। गीगा फैक्ट्री क्या होता है? देखिए, ये जो शब्द है ये टेस्ला से आया है। ये शब्द जो है वो एलॉन मस्क की तरफ से दिया गया था। गीगा फैक्ट्री का मतलब समझ लीजिए कि जो भी बैटरीज इस्तेमाल में आती है, रिचार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ई व्हीकल के लिए, रिक्शा, ई गाड़ी के लिए जिसमें इलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है, तो उन सारी बैटरीज को बनाने वाली बहुत बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको हम गीगा फैक्ट्री बोलते हैं। गीगा फैक्ट्री में जो शब्द है गीगा, ये आया है आपका बिलियन से। एक होता है किलोवाट, ठीक है, 10 टू द पावर 3 वाट। फिर आता है मेगावाट, 10 टू द पावर 3 किलोवाट, यानी 1000 किलोवाट, यानी इसको हम बोलते हैं 1 मेगावाट। और फिर उसके बाद 1000 मेगावाट, 10 टू द पावर 3 मेगावाट को हम क्या बोलते हैं? 1 गीगावाट। तो गीगा शब्द आया है बिलियन से, अरब से। तो बिलियन यूनिट, गीगावाट मतलब 10 टू द पावर 9 वाट, 1 अरब वाट। तो इस तरीके से जब आप इतने बड़े स्केल पे बैटरी का उत्पादन कर रहे हैं, उसे हम गीगा फैक्ट्री बोलते हैं। और यहाँ पर लगभग 1 गीगावाट आवर अगर आप बैटरी बनाते हैं, मतलब आपके पास इतनी बैटरीज हैं कि 1 घंटे में आप 1 गीगावाट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लगभग 17,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब आंकड़े आपको मेंस में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो आप यही आइडिया लगा लीजिए कि बहुत बड़ी फैक्ट्री की स्थापित होने वाली है, जहां बहुत बड़े स्तर पे बैटरीज बनेंगी, रिचार्ज वाली बैटरी बनेंगी, जो ई रिक्शा, ई व्हीकल, अलग अलग तरह की जो गाड़ियां हैं उनमें इस्तेमाल में आएंगी। कुल मिला के बात यही है। तो यहाँ तक अपना करंट अफेयर्स का पहला पार्ट मार्च का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे हम लोग कि जितना भी मार्च और थोड़ा बहुत अप्रैल का अगर कोई बचा है तो वो हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम लोग फरवरी और फिर जनवरी की तरफ तेज़ी से बढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।